फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, ये उतना ही संवरता है, उतना ही निखरता है। रे ऑप्टिक्स चैप्टर के 15 बेस्ट एमसीक्यूज़ के साथ में, मैं आपके साथ में कुछ समय बिताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन क्या है, उसको रीड करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देन उसके बाद में मैंने हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रखा है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on a prism of refractive angle 60 degree. If refractive index of the material of the prism is root 3, then angle between the incident ray and emergent ray. देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या है। एक ये प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री दे रखा है और इस पे एक रे आ रही है इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे ही। यहाँ से आके रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक बार फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद में यूं चली जाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इनके बीच में एंगल कितना है। मतलब एक तरह से हमको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा रहा है। देखो यार, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूले हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको अपन लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर एक कोई रे आई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसको जाना तो यूं होता है, बट रिफ्रैक्शन के कारण यूं चली जाती है, देन फिर अगेन रिफ्रैक्शन होता है और फिर ऐसे चली जाती है। ये फाइनल इमर्जेंट रे है। ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यहाँ पर एंगल R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ पर R2। ये जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, अगर उसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बात। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो R1 प्लस R2 होता है वो हमेशा A के बराबर होता है। मतलब ये वाला R1, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाला यहाँ पर इस वाले सरफेस पे, इन दोनों का सम इस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ इमर्जेंस E है, एंड दिस इज डेविएशन। डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। बस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो A है इसकी वैल्यू मेरे को 60 डिग्री दे रखी है। ये जो रे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इस रे को निकलना ही होता, बट ये यहां से यूं जाएगी। सबसे पहले मुझे एंगल R1 निकालना होगा बिकॉज मेरा उद्देश्य है डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A लगाना। A मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है एग्जामिनर ने, I की वैल्यू भी 60 डिग्री है, एंड अब मेरा टारगेट हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालूं, मतलब यहाँ वाला ये जो एंगल निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे पता है पहले एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और ये E मुझे निकालना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये R2 बनेगा। तो ये R2 मेरे पास में तभी आएगा जब मैं पहले एक बार R1 कैलकुलेट कर लूंगा। मेरे को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ ये कहता है मेरे बच्चों कि म्यू इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एक रे चाहे कितनी मीडियम से गुजरे, म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर एयर है तो उसका म्यू मैंने 1 मान लिया, और जो एंगल है यहाँ पर वो 60 डिग्री बन रहा है। देखो ये वाला एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करना, ये बात ध्यान रखना। और फिर जब यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पे म्यू है √3 एंड साइन R1। ये जो R1 है ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब 1 तो ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? बिल्कुल सही, √3/2। और यहाँ पे √3 एंड साइन R1। √3 से √3 कैंसिल हो गया एंड साइन R1 की वैल्यू आ गई हाफ। साइन R1 हाफ, इसका मतलब R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ओके, तो मेरे बच्चों को R1 की वैल्यू 30 डिग्री मिल चुकी है। अब ये बात मैं जानता हूं कि जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि R1 और R2 दोनों का सम A के बराबर होता है। तो ये R1 है मेरे बच्चों और ये R2, इन दोनों का सम A के बराबर होगा। हमारा काम और आसान होता जा रहा है। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A है। R1 की वैल्यू 30 डिग्री है, R2 मुझे कैलकुलेट करना है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दिस इज 60 माइनस 30, मतलब R2 की वैल्यू 30 डिग्री होगी गाइस। बस अब तो जीवन सुखद है क्योंकि आज मेरे पास में R1 है, मेरे पास में R2 भी है। अगर R1 और R2 हमारे पास में होता है तो हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो अब R2 की वैल्यू 30 डिग्री है,
अब मैं एक यहाँ पे दोबारा स्नेस लॉ लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक सिमिलरिटी से कर सकता हूँ। अब जरा सिमिलरिटी देखना है यार। जब ये 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री था R1। तो R2 अगर 30 डिग्री है, E की वैल्यू 60 डिग्री होगी कि नहीं होगी? ओके, तो E की वैल्यू 60 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी लग गई। जैसा इस सरफेस पर हो रहा है वैसा इस सरफेस पर हो रहा है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस मेरे पास में 60 आ गया। अगर ये 60 आ गया तो 60 प्लस 60 माइनस 60, तो 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। एंड दिस 60 डिग्री इज माई आंसर। एक बार मैं ऑप्शंस देखता हूँ। 60 डिग्री, यही मेरा सही उत्तर है। The focal length of the eyepiece and the objective of an astronomical telescope are 4 centimeter and 50 centimeter. देखो यार, ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट के पास में होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस रखा होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और जो आई पीस है जहां से हम लोग देख रहे होते हैं उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। The length of the telescope for the adjustment in which eye is most strained will be about. This distance of vision is 25 सेंटीमीटर। हमें बोल रखा है कि जब हमारी आईज मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में होती है। देखो यार, आईज की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो मोस्ट रिलैक्स्ड और एक मोस्ट स्ट्रेंड। मोस्ट रिलैक्स और एक मोस्ट स्ट्रेंड। जब मोस्ट रिलैक्स आई होती है तब जो फाइनल इमेज बनती है आई पीस से वो इन्फाइनाइट पे बनती है, और जब स्ट्रेंड आई होती है तो जो इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है, जो 25 सेंटीमीटर पे बनती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको हमेशा रे डायग्राम पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। जब भी मैं टेलीस्कोप की बात करूंगा तो अपना ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। इससे आने वाली जो रेज हैं वो जिस पॉइंट पर इससे रिफ्रेक्शन के बाद में मीट करती है वो इसके फोकल प्लेन में होता है, और ये डिस्टेंस इसकी एफओ होती है। और ये आपका आईपीस है। आईपीस से जो डिस्टेंस है इसका वो यूई होता है, कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एफओ प्लस यूई अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाएगा। आपसे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा गया, तो एफओ प्लस यूई। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है तो यूई की वैल्यू एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी होती है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, बाकी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बने, मतलब जब हमारी आईज स्ट्रेंड होगी तब यूई इतना लिया जाता है, और जब हमारी आईज रिलैक्स्ड होती है तो यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर ली जाती है। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर मेरे को निकालना है तो वो एफ ओ प्लस यूई हो जाएगा, यूई की वैल्यू है एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ध्यान रहे मैं इस फॉर्मूले में दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे साइन नहीं होता, ये तो सिंपली ऐड होगी ना, लेंथ है ये तो। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को एफओ दिया हुआ है, एफओ की वैल्यू मुझे 50 सेंटीमीटर दी हुई है, ये रही 50, और एफ ई की वैल्यू 4 दे रखी है। दिस इज 50, एफ ई इज 4, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 है, 4 प्लस 25। जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना वो लेना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। जब कुछ भी गिवन नहीं है तो आप 25 सेंटीमीटर ले सकते हो। ये 100 अपॉन 29 हो गया। 100 में 29 को डिवाइड करोगे तो 3.44 आएगा, और ये 53.44 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। 53.44 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, सो यहाँ पे जब मैं चार ऑप्शन देखता हूँ तो ये मेरे को करेक्ट आंसर मिला। लाइट टेक्स t1 टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस a इन अ मीडियम 1 and takes time t2 to travel a distance b in the medium 2. The critical angle for the pair of the medium 2 is denser than medium 1. देखो यार, दो मीडियम अपन ने बना लिए, जैसे इसको मैं मीडियम 2 बोल देता हूँ, इसको मैं मीडियम 1 बोल देता हूँ, और जो लाइट ट्रेवल कर रही है ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 में, और बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मीडियम 2 में। जो ए मीडियम है इसमें, ये जो पहला जो मीडियम है इसमें लाइट को t1 टाइम लग रहा है और इसमें t2 टाइम लग रहा है।
क्रिटिकल एंगल बताना। मीडियम टू डेंसर दे रखा है, डेंसर मीडियम है तो ये रेयर मीडियम हो गया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले ध्यान होना चाहिए यार ये क्रिटिकल एंगल होता क्या। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे ये दो मीडियम है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। अगर आप डेंसर मीडियम में आते हैं इधर से और जब रेयर मीडियम की तरफ जा रहे होते हैं और आपकी रे इस तरह से पैरेलल मूव करने लग जाती है, जो कॉन्टैक्ट की जो सरफेस है उसकी पैरेलल मूव करने लग जाती है, तो इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर एक क्रिटिकल एंगल है और एंगल 90 डिग्री है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर का मतलब होता है रेयर मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और म्यू डी है डेंसर मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब आप लोग जानते हो कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन वेलोसिटी, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी होता है। अगर म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। अब मेरी बात समझ रहे हैं, देखो म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, वी डी क्या है, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, दिस इज वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे मैं इस फॉर्मूले को लगाने जा रहा हूं, तो जरा देखिए कैसे अप्लाई किया जाएगा फॉर्मूला। मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया, म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर, सॉरी वी डी अपॉन वी आर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो b है और जो टाइम लग रहा है वो t2 है। डिस्प्लेसमेंट इज b एंड टाइम इज t2 अपॉन रेयर मीडियम में डिस्टेंस इज a एंड टाइम इज t1। उसको लिख सकता हूं मैं b अपॉन a t1 अपॉन t2। साइन थीटा सी की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, b अपॉन a t1 अपॉन t2। तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा मेरे बच्चों साइन इनवर्स bt1 अपॉन 82। जब मैं इसको ऑप्शंस में देखता हूं bt1 अपॉन 82 तो ये मुझे मिलता है bt1 अपॉन 82, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस एट सेंटर इज 4 millimeter. If speed of light in the material of lens is 9/5 × 10⁸ meter per second, then focal length of the lens will be। देखो यार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता होना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। ओके, हमें इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस दी हुई है। अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें इसकी थिकनेस हमको गिवन नहीं होती है, हम लोग थिन लेंसेज लेते हैं और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थिकनेस दी हुई है। इसका डायमीटर ऑफ द अपर्चर, एक्चुअली अपर्चर क्या होता है कि जैसे मैंने कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका अगर आप 3D व्यू ऐसे देखेंगे तो यहाँ से इसके अंदर लाइट एंटर करेगी इस वाले हिस्से से, तो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ। ओके, तो हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपको वो क्या क्या होगी। एक तो पहली बात तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला होता है r अपॉन म्यू माइनस 1, जहां पे r तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड म्यू है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, और म्यू जो है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो एक चीज तो ये आ गई, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, हमें एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा और म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू जो होता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है c अपॉन v। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छी बात है कि हम लोगों को मीडियम के अंदर जो स्पीड है ना वो गिवन है क्वेश्चन में, जो 9/5 × 10⁸ है। इसकी हेल्प से, और क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, इससे हम लोग म्यू निकाल लेंगे एक काम।
दूसरा काम हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले इस म्यू को निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड एंड ये जो वेलोसिटी है ये 9/5 इंटू 10⁻8 दे रखी है। 9/5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 10⁻8 से 10⁻8 कट जाएगा, ये 3/9 और 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ गई 5/3। ओके, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें। सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए इसका, कि अगर मैं साइड व्यू देखता हूँ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये साइड व्यू है। अब मुझे सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है यार? जैसे ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ओके, ये जैसे ये जिस गोले का पार्ट होगा, उस गोले का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैंने क्या किया, इससे बनने वाला ये गोला बनाया पहले। तो ये जिस गोले का पार्ट है वो गोला ये रहा, ये इस गोले का सेंटर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, सेंटर को रिम से मिलाया यहां पे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये पूरा यहां से यहां तक ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हमें इसकी थिकनेस भी दे रखी है, इस थिकनेस को मैंने x मान लिया। अगर ये x है मेरे बच्चों, और ये पूरा यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? r-x। यहां तक की बात क्लियर है? देखो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, इस लेंस की थिकनेस x है, तो जो यहां से यहां तक की लेंथ ना, ये कितनी है? r-x। हमें इसका अपर्चर का डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अपर्चर का डायमीटर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये अपर्चर होता है बच्चों, है ना। इस अपर्चर का डायमीटर मतलब ये पूरा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो कहने का मतलब ये पूरा 8 है। अगर ये पूरा 8 है तो ये यहां से लेकर और यहां तक इसका हाफ है ना। अगर ये इसका हाफ है तो मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 4 सेंटीमीटर कहां से कहां तक है? ये देखो, ये यहां से यहां तक। हर एक डायमेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार, क्या चीज बना रहे हो तुम। ये पूरा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर पूरा 8 सेंटीमीटर दे रखा था, सो ये वाली लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब r निकालना है। ये 4 है और ये r-x। तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि हमें इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी होगी और हमें पाइथागोरस लगाना होगा। इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहता हूँ। पाइथागोरस, ये हमारे बड़े काम आते हैं यार। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कहते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस यहां पर कितना है बेटा? r। परपेंडिकुलर कितना है? 4 सेंटीमीटर, और बेस है r-x। तो हाइपोटेनस इज r, परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो x है ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 मिलीमीटर। द डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिया हुआ है हमको 4 मिलीमीटर। देखो थिकनेस 4 मिलीमीटर दे रखी है, और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, सब कुछ मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो अगर ये 4 मिलीमीटर है तो जो 4 सेंटीमीटर मैंने लिखा था, सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, 40 मिलीमीटर होता है। क्योंकि एक सेंटीमीटर जो होता है ना, वो 10 हिस्सों में बटा होता है, और उसका हर एक हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर हो गया। तो परपेंडिकुलर इज 40 का स्क्वायर, एंड बेस, ये जो बेस है यहाँ पर, ये वाला बेस है, ये r-x का होल स्क्वायर हो जाएगा। r-x, और x की वैल्यू है 4 मिलीमीटर। मैं सब कुछ मिलीमीटर में ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये r स्क्वायर यहाँ तो ठीक है, इस r-4 के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो है ही इसमें, और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। r-4 का होल स्क्वायर मतलब a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और ये 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा, 1600। तो दिस इज r स्क्वायर माइनस 16 माइनस और माइनस प्लस 8r इज इक्वल टू 1600। यारों देखो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें 8r चाहिए।
8r इज इक्वल टू 1600 प्लस 16। ओके, तो 8r की वैल्यू हो जाएगी 1616। ओके, नाउ कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1616 अपॉन 8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 202, बट ये मिलीमीटर में आया आपका। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलीमीटर में आई, अगर आप मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 20.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब तैयारियां पूरी है हमारी। देखो जो फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया था ना, अब इसमें r निकाल चुके हैं, म्यू हमारे पास में यहां से निकाल ही लिया था। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं फिर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। r इज 20.2 सेंटीमीटर एंड म्यू हमने निकाला था 5/3 माइनस 1। जब आप 5/3 माइनस 1 करेंगे तो यू विल टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 20.2 और नीचे 5 माइनस 3 मतलब 2 और ऊपर ले जाओगे इस 3 को, तो ये 10.1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30.3 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर में क्योंकि मैंने चेंज कर लिया ना इधर, ये जो मिलीमीटर था उसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, सो माय आंसर इज 30.3 सेंटीमीटर। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो मेरा जो नियरेस्ट आंसर है ऑप्शंस में वो 30 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म की। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, ये 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे ये डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हमको डिस्पर्सिव पावर पता होनी चाहिए कि होती क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम लोग एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म इससे 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 7 रंगों में जो ये डिवाइड हुआ है, मतलब वॉयलेट कलर से लेकर रेड कलर तक, तो कलर जिस रेंज में स्प्रेड होते हैं उसे हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। अगर एंगुलर डिस्पर्जन में हम लोग येलो कलर के डेविएशन को डिवाइड कर दें तो हमें डिस्पर्सिव पावर मिलती है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर। जो येलो कलर होता है ना उसको हम लोग मीन कलर भी कहते हैं। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है इट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर अपॉन डेविएशन ऑफ येलो कलर। अगर मैं डेविएशन की बात करता हूँ वॉयलेट कलर की माइनस रेड कलर की, तो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, मतलब वॉयलेट कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का, मल्टीप्लाइड बाई ए वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, डिवाइडेड बाई येलो कलर का, तो म्यू येलो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। ए से ए कैंसिल हो जाता है, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1 हो जाता है। अब जरा यहाँ देखो तो आपको पता चलेगा कि यार इस एक्सप्रेशन में ए नहीं आ रहा है, मतलब प्रिज्म की जो शेप है उससे रिलेटेड कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ जो आ रहा है वो सिर्फ मटेरियल से जुड़ा हुआ फैक्टर आ रहा है, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन है कि क्या डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, तो बिल्कुल नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, इसके एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए नहीं आ रहा। साइज ऑफ द प्रिज्म बिल्कुल नहीं, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म बिल्कुल। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे ये डिपेंड कर रहा है। स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, ये देखिए ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2/9 मीटर दिया हुआ है, सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 3/2। ये जो सरफेस है दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर इसका पोल है तो इधर की तरफ जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है एंड इसका जो मटेरियल है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट मीडियम एट इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ तो उससे आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आपसे पूछा जा रहा है देन द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, तो यहाँ से स्फेरिकल सरफेस से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यार ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ पे हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार ये है क्या। μ2 उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसमें लाइट जा रही है रिफ्रेक्शन के बाद, u1 उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमेशा पोल से मेजर की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि μ1 μ2 ये सब क्या है। μ1 है जहां से लाइट आ रही है, सो दिस इज μ1।
U2 है जहां पे लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं U की बात करता हूं तो क्योंकि मेरी रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो माइनस इन्फिनिटी। V मेरे को कैलकुलेट करना है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, पोल से। रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर आप इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जाते हैं कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव मानी जाती है। डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है, पोल से मेजर करने के लिए सेंटर की तरफ जाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मेरी रेज भी लेफ्ट टू राइट आ रही है। सो जो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसके लिए वो पॉजिटिव में होगी, प्लस में 2/9 मीटर। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द कैलकुलेशन। U2 की वैल्यू मैं 3/2 पुट कर देता हूँ, V मेरे को कैलकुलेट करना है। U1 is 4/3, U is minus infinity. U2 minus mu1 means 3/2 minus 4/3. And rates of curvature is plus में 2/9. ओके, अब ये जो 3/2v है ये तो ठीक है, एंड ये जो इन्फिनिटी से जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो 0 हो जाएगा। 3/2 minus 4/3, 3/2 minus 4/3 इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ अलग से, 6 एलसीएम तो ये 9 हो गया एंड ये 8 हो गया, तो ये 1/6 हो जाएगा। अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज 2/9। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत खास होता है। 1/6, 9/2, ये 3 बार और ये 2 बार कैंसिल हो गया। 3/2v इज इक्वल टू 3/4, 3 से 3 कैंसिल कर दिया एंड 2v की वैल्यू आ गई 4 एंड v आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो जो इमेज बनेगी गाइस वो बनेगी 2 सेंटीमीटर पे। कहां से 2 सेंटीमीटर? यहां से 2 सेंटीमीटर। सो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव एंगल 37 डिग्री इज कोटेड विद सिल्वर। ये एक आपको प्रिज्म दिखा रखा है और इसका रिफ्रैक्टिव एंगल 37 डिग्री दे रखा है, मतलब ये एंगल 37 है और एक किसी एक सरफेस पे मैंने कोटिंग कर दी। तो आइए हम लोग इधर कोटिंग कर देते हैं, यूं इस पे मैंने कोटिंग कर दी और जो उसका एंगल है ये मैंने 37 डिग्री ले लिया। अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अदर फेस एट एंगल 60 डिग्री। ये जो दूसरा फेस है, मतलब जिस पे सिल्वरिंग करी है उसके बजाय जो दूसरा फेस है उस पे आपने 60 डिग्री के एंगल पे रे को इंसिडेंट किया है। रे का रिफ्रेक्शन होता है और उसके बाद में रिफ्लेक्ट बैक करती है फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस। तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना। ये आपकी रे इस तरह से 60 डिग्री पर आई, इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि रे टू डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। कोई भी रे अपने पाथ को रिट्रेस तब करती है जब वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। जैसे ये कोई मैंने मिरर सरफेस बनाई है तो कोई रे अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब वो 0 डिग्री के इंसिडेंस पर आएगी, तो जिस रास्ते से जाएगी वापस उसी रास्ते पे लौट आएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऐसा कुछ कंडीशन बन रही होगी, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर उसको आना होगा तभी वापस जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये तय होगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो म्यू निकालना है। तो आपने कहा सर देखो ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ छोटे से ट्राइंगल में तो ये 37 है और ये 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 37 है और ये 90 डिग्री है तो 180 में से इन दोनों के सम को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 53 डिग्री। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये 53 है तो ये 37 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता करना है और बाहर मैंने एयर मान लिया तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो कुल मिला के अब हमारा पूरा फोकस यहाँ हो गया। देखो रे यहाँ पर आई, रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 37 डिग्री है। मेरे को म्यू चाहिए, यहाँ का म्यू दिया हुआ है। बिल्कुल एक ही दिमाग में आ रही है बात और वो है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, स्नेल्स लॉ। हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे एट पॉइंट पी। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि एक लाइट कितने ही मीडियम में चले जाए, म्यू sin थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जो म्यू है जिस मीडियम से आ रही है उसका म्यू 1 है, sin थीटा मतलब sin 60, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका म्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, एंड sin 37 डिग्री। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है म्यू, और जो sin 37 होता है वो 3/5 होता है। ओके,
सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 5/2 इंटू 3। √3 से इसको काट दूंगा मैं √3 टाइम्स, एंड हमें मिलेगा 5/2 √3। मेरा जो आंसर आया वो आया 5/2 √3। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं तो दिस इज थर्ड ऑप्शन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। एट दिस इंस्टेंट स्पीड ऑफ द इमेजेस, इमेज की स्पीड बतानी है। देखो यार, एक बात आप हमेशा याद रखो, अगर आपके पास में कोई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है एंड एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो यहाँ से u डिस्टेंस पर है और इस लेंस की फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक फॉर्मूला होता है m² वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड है m² वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो m होता है इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। m क्या है यहाँ पे? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो इनकी फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f+u। जो फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, एंड वो पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सो ये माइनस में होगी। माइनस में क्यों होगी? बिकॉज जो लेंस होता है इसके इस तरफ अपोजिट साइड के अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, रेज इसमें से निकल के लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, हम सारी डिस्टेंसेस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं इंसिडेंट रेज के अपोजिट जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ, तो वो माइनस में आई। देन अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 20 सेंटीमीटर अपॉन माइनस 10 सेंटीमीटर, सो मैग्निफिकेशन इज -2। बट मुझे यहाँ पर -2 का स्क्वायर लिखना होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 4 इंटू 8, तो ये 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो सही आंसर मिला मुझे क्वेश्चन का वो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद में एक उसका पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है और उसके फॉर्मूले हमको अच्छे से पता होने चाहिए। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारी आइज़ के पास में ही होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास में रखा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मैंने लिख दी 2 सेंटीमीटर, और जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ लिख दी मैंने 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब जो यू है वो 2.4 है। ऑब्वियसली इसमें से जो रेज निकलेंगी वो लेफ्ट टू राइट निकलेंगी। तो जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो इधर से इधर रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। जब मैं यू को मेजर करने के लिए आऊंगा तो मुझे अपोजिट आना पड़ेगा रेज के, तो मुझे यहाँ पे जो साइन है वो -2.4 सेंटीमीटर लेना होगा। एक्चुअली रे ऑप्टिक्स में साइन का बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हम शुरू से साथ में लेके चल रहे हैं। फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूब लेंथ बतानी है माइक्रोस्कोप की। ये 4 ऑप्शंस हैं। देखो यार, एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब आप इस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चलो ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, अगर मैं कोई एक इसका साइज लेता है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट में से रेज ऐसे बाहर निकलती और किसी एक पॉइंट पे ये इमेज बनाता। मान लीजिए ये जो इमेज है वो वीओ डिस्टेंस पे बना था। फिर ये जो इमेज बनी है इस वाले लेंस के कारण, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, वो आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती। तो ये जो डिस्टेंस है आई पीस के लिए, इसको हम लोग यू ई लिखते हैं। कभी मेरे को लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात की जाएगी तो वो वी ओ प्लस यू ई हो जाएगी।
एंड अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जब बनती है तो इस यू की वैल्यू एफ के बराबर होती है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर होगा तभी तो फाइनल इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी। और जैसा कि ये हमको बोल रहा है कि फाइनल इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालने के लिए एफ तो मेरे पास में डायरेक्ट दिया हुआ मेरे को 5 सेंटीमीटर। अभी मेरा एक टारगेट होगा वी निकालना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है मैग्नीफाइंग पावर चाहिए मुझे। मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ओ अपॉन यू ओ टी अपॉन एफ ई, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, बाकी सब क्वांटिटीज को यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे एंड यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, बिकॉज जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। वी ओ अपॉन यू ओ का मतलब है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कितनी डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इनका रेशियो, यहाँ पे ये यू ओ। वी ओ अपॉन यू ओ जो होता है ये मैग्नीफाइंग पावर है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। अब ई तो मैं जानता हूँ 25 सेंटीमीटर होती है, एफ ई मेरे को एग्जामिनर ने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मेरे लिए भी टारगेट है एमओ निकालना ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्नीफाइंग पावर। जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो फोकल लेंथ की टर्म्स में होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू। ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखो मुझे कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है -2.4। सो आप इसे 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये 2 सेंटीमीटर एंड -2.4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे -0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 20/4 मीन्स -5 आ गया। जो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वो है माइनस एमओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। एमओ की वैल्यू जो है मैं 5 पुट कर दूंगा कि माइनस मैंने यहां लगा दिया है, डी इज 25 एंड दिस इज 5, सो माई आंसर इज -25। आपको पता है ये माइनस क्या शो कर रहा है? ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो 25 टाइम्स बनी है बट इन्वर्टेड बनी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। दूसरा मुझे पूछा था कि लेंथ ऑफ द ट्यूब जो वी ओ प्लस एफ ई होती है, मेरे पास में एफ ई तो है, एफ ई कितना दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर। एफ ई इज 5 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज वी ओ। देखो यार, मैग्नीफाइंग पावर आपने ये ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लिया, ये एम ओ वी ओ अपॉन यू ओ होगा। V is the distance of image from objective lens and UO is the distance of object from objective lens. MO की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, VO मेरे को कैलकुलेट करना है एंड UO जो है ये मेरे को 2.4 दिया हुआ है। VO आ जाएगा 5 इंटू 2.4, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा। When you put this value here, you will get 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो अब जरा देखते हैं कि एल तो आया मेरा 17 सेंटीमीटर एंड एम आया -25। सो एम इज -25 एंड एल इज 17 सेंटीमीटर। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी क्वेश्चन आया यार सबसे पहले उसका रे डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सी चीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक डबल कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड फोकल लेंथ निकालने का। A double convex lens of refractive index 3/2 has radii of 30 centimeter. Incident rays of light parallel to the principal axis will become to converge at a distance from the lens. मतलब ये एक लेंस ले लीजिए डबल कॉन्वेक्स लेंस, और इस डबल कॉन्वेक्स लेंस पे रेज ऐसे पैरेलल आ रही हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से रिफ्रेक्शन के बाद में ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो रेज कन्वर्ज कहाँ होती हैं? जहाँ पर फोकल पॉइंट होता है, यहाँ पर। एंड इसकी जो फोकल लेंथ होती है इसी बाई कॉन्वेक्स लेंस की, वो r अपॉन 2 μ-1 से दी जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है, 2 μ इज 3/2 -1, 30 सेंटीमीटर, 3/2 -1 का मतलब हाफ हो गया एंड आवर आंसर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
वो कौन सा कलर होता है जिसको एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा स्केटर्ड करता है? द कलर विच स्केटर्ड मोस्ट इन एटमॉस्फेयर इज, ये हमारा सन है और ये हर टाइप के रेडिएशन से एमिट करता है। अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर में, तो जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग होती है, डिग्री स्कैटरिंग डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4, मतलब जिस कलर का लैम्डा जितना कम होगा उस कलर की स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 7 कलर्स की, वॉयलेट से रेड की तरफ जब मैं जाता हूँ तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो उसका मतलब रेड कलर की स्कैटरिंग मिनिमम होगी और वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी। तो एटमॉस्फेयर जो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है जिस कलर को, वो कलर कौन सा होता है? वॉयलेट। इसलिए तो जब अपना सन स्कैटरिंग कर रहा होता है, जब सन से आने वाली लाइट की स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर में, तो अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स पे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो कलर जिसकी स्कैटरिंग होगी वो वॉयलेट होगा, और जो बिल्कुल सीधा निकलेगा कलर वो रेड कलर होगा, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो क्योंकि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा फैलता है, बट क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लू कलर का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है लाइट में, तो हमें एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि स्कैटरिंग कौन से कलर की सबसे ज्यादा हो रही है, तो वो वॉयलेट कलर की हो रही है। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें स्नेल्स लॉ यूज होने वाला है, और स्नेल्स लॉ वाले क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ता हूं सबसे पहले। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। देखो यार, सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं हम कि हमने एक मीडियम लिया, ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और इधर से कोई रे आ रही थी। ये रे जो एंगल बना रही है ये थीटा है, और फिर यहां से जब ये दूसरी मीडियम में जा रहा है तो एंगल इसका डबल हो गया। या यूं कहें कि ये एंगल जितना भी है उसकी बजाय ये वाला एंगल हाफ है। एक बार लैंग्वेज पे फिर से चलते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इस दूसरे वाले एंगल की तुलना में हाफ है। उसको अगर मैंने थीटा लिया तो उसको मैंने 2 थीटा ले लिया। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके रिलेटिव में है तो उसको मैंने 1 मान लिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया, तो यहाँ पर मैं इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। बताओ स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमेशा ये कहता है कि म्यू इंटू साइन थीटा, एक रे चाहे कितने ही मीडियम से गुजरे, अगर वो सारे मीडियम की बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल है तो म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस मीडियम में जो म्यू है वो 1 है, साइन थीटा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड साइन 2 थीटा। अब आगे कैसे सॉल्व किया जाए? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको हिट करना चाहिए एग्जाम में। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एंड 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2 म्यू। इट मीन्स थीटा हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन 2 म्यू। सो माय आंसर इज cos इनवर्स 1 अपॉन 2 म्यू। दिस इज द आंसर। ओके, कॉन्केव मिरर एक यूनिवर्सल मिरर होता है, उससे हर प्रकार की इमेज बन जाती है, रियल, वर्चुअल, बड़ी, छोटी, इन्वर्टेड, इरेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? और मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मतलब हमें एक ऐसी इमेज बनानी है जिसका मैग्निफिकेशन 1 हो। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज हो। द डिस्टेंस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड बी। देखो, कोई भी अगर आपने कॉन्केव मिरर लिया है, कॉन्केव मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, और इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमें 1 मिलता है। ये बात अलग है कि वो -1 मिलता है, बिकॉज माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड। तो 1 हमको तभी मिलेगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो आपसे डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट पूछा है,
तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है अप्रॉक्सीमेटली। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमें 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 20 सेंटीमीटर। जब भी कोई लाइट रे अपना मीडियम बदलती है तो उसकी स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी बदलती है। लेकिन जो नहीं बदलता वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। A beam of monochromatic light of wavelength 3900 angstrom in air travels into glass of refractive index 3/2. Its wavelength in glass will be। जो मैंने कहा आपको अभी, बस उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि जब कोई एक रे अपना मीडियम चेंज करेगी, मतलब एयर से ग्लास में जाएगी, जब वो एयर से ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। v इज द स्पीड, एन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। कभी भी लाइट जब अपना मीडियम बदलती है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जब एक लाइट अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/वेलोसिटी। मतलब किसी मीडियम में जाने पर किसी लाइट की स्पीड जितनी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा है, मतलब वो उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंस है, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन बन गया, तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा हो गया। तो मैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखता हूँ, तो यहाँ पे वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास लिखूंगा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर में मेरे को वेवलेंथ रखी है 3900 एंगस्ट्रम, तो ग्लास में वेवलेंथ पूछी गई है, तो वेवलेंथ इन ग्लास इज इक्वल टू 3900 एंगस्ट्रम, एंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 1300 इंटू 2 मतलब 2600 एंगस्ट्रम। 2600 एंगस्ट्रम मेरा सही आंसर आया। तो हमने देखा कि यार पहले वेवलेंथ 3900 थी, लेकिन जब ग्लास में गई तो वेवलेंथ 2600 रह गई, मतलब यहाँ पे वेव्स बड़ी थी, लेकिन जब टेंसर मीडियम आया तो वेव छोटी हो गई, मतलब वेव का जो वेवलेंथ है वो कम हो गया, शॉर्टर। टेंसर मीडियम में जाने पर हमेशा वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाती है। ऐसी ही और प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। इसकी प्लेलिस्ट देखिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। खूब मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी।